वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ आर्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जून 2005 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जून 2005 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि इसमें हमारे सेशन में 15 क्वेश्चन हैं। हमारे सेशन में कितने हैं? 15 क्वेश्चन की सीरीज़ है, जो कि आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं, इस सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है एक्रोमेटिक रंग बताएं। इसमें है पहला ऑप्शन है काला, सफ़ेद और भूरा, दूसरा है नीला, पीला और लाल, तीसरा है नारंगी, जामुनी और भूरा, फिर चौथा है आपका नीला, हरा और पीला। तो इसमें बताइए एक्रोमेटिक रंग बताएं। तो एक्रोमेटिक रंग क्या है? इसे एक वर्णीय रंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वर्णीय रंग भी कहते हैं, या इसे तटस्थ रंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तटस्थ रंग भी कहते हैं, या एक रंग भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा एक्रोमेटिक रंग कौन सा होगा? अर्थात इसमें होगा आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात काला, सफ़ेद और भूरा सही है इसमें। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा कथन और कारण। इसमें है पहला कथन क्या है? घनवाद सबसे पहला अमूर्त कला का आंदोलन है। पूछा जा रहा है आपका घनवाद जो है वो सबसे पहला अमूर्त कला का आंदोलन है। फिर इसमें कारण क्या है? तत्पश्चात कुछ असंबद्ध आंदोलन जैसे एक्सप्रेशनिज्म, सरलिज्म, फ्यूचरिज्म, दादाइज्म आदि आदि भी इसके साथ पनपे थे। पहला ऑप्शन है इसमें देखिए ए ठीक है पर आर गलत है। दूसरा है ए और आर दोनों ठीक हैं। तीसरा है ए गलत है पर आर ठीक है। चौथा है आपका ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें आपका कथन क्या पूछा जा रहा है? घनवाद सबसे पहला अमूर्त कला का आंदोलन है। तो देखिए घनवाद का प्रारंभ कब हुआ था? घनवाद का जो प्रारंभ हुआ था, घनवाद का क्या हुआ था? प्रारंभ कब हुआ था? आपका प्रारंभ हुआ था 1907 से 1925 ईस्वी के मध्य। 1907 से 25 के मध्य। और कहाँ पे हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस, अर्थात पेरिस, फ्रांस में हुआ था। उसके बाद देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके प्रेरणा स्रोत, यानी कि घनवाद के प्रेरणा स्रोत कौन है? प्रेरणा स्रोत कह लीजिए, या फिर पितामह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पितामह। घनवाद के प्रेरणा स्रोत या पितामह कौन है इसके? तो इसके पितामह कौन होंगे? आपके होंगे पॉल सेजान। कौन होंगे? सेजान होंगे। सेजान, या फिर इनको सेंजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेजान या सेंजा भी कहते हैं। और वहीं पे अगर पूछा जाता है कि घनवाद का पिता या प्रारंभकर्ता कौन है, अगर यहीं पे पिता या प्रारंभकर्ता पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे आप लोग? कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? इसमें होंगे आपके पाब्लो पिकासो। कौन होंगे? पाब्लो पिकासो होंगे। क्योंकि घनवाद का जब उदय हुआ था तो किनके चित्रों से हुआ था? वो सेजान के ही चित्रों से घनवाद का उदय होता है। अर्थात घनवाद को भी क्या कहते हैं? क्यूबिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? घनवाद को क्यूबिज्म कहते हैं। उसके बाद चलिए ये कहाँ पे हुआ इसका प्रारंभ? पेरिस, फ्रांस में हुआ। किस सन में हुआ? 1907 से 1925 के मध्य हुआ। अगर वहीं पे पूछता है इसका प्रेरणा स्रोत कौन है, तो आपके सेजान होंगे, अर्थात सेजा होंगे। फिर अगर पिता पूछता है या प्रारंभ करता, तो आपके कौन होंगे? पिकासो होंगे। कौन होंगे? आपके पिकासो होंगे। और घनवाद का पहला चित्र यानी प्रमुख चित्र कौन सा था? अभिमन्यु की स्त्री, जो कि 1907 ईस्वी में बनाया गया था। किस सन में? 1907 ईस्वी में। फिर घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? गिलियो पोनायर ने लिखा था। इसका नामकरण किसने किया था? तो वो लुई वक्सल थे, उन्होंने किया था। तो ये क्या है? घनवाद का पहला अमूर्त कला आंदोलन है। तो ये कथन आपका क्या हुआ? सही है। कथन आपका जो पूछा जा रहा है वो कथन क्या है? सही है। उसके बाद देखा जा रहा है तत्पश्चात कुछ असंबद्ध आंदोलन। तो इसमें असंबद्ध आंदोलन में देखिए कौन कौन सा है आपके है। पहला है एक्सप्रेशनिज्म। क्या है? पहला आपका एक्सप्रेशनिज्म है। तो वहीं पे एक्सप्रेशनिज्म को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशनिज्म को क्या कहते हैं? किस नाम से व्यक्त करते हैं? तो वो अभिव्यंजनावाद, यानी क्या कहते हैं? अभिव्यंजनावाद भी कहते हैं, या फिर इसी को आप अभिव्यक्तिवाद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अभिव्यक्तिवाद भी कह सकते हैं। इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका अभिव्यक्तिवाद का प्रारंभ जो हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1900
1905 से 1906 के मध्य हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये आपकी जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था अभिव्यक्तिवाद का उदय? तो ये आपकी जर्मनी में हुआ था। इसके भी अगर प्रेरणा स्रोत पूछता है, यानी अभिव्यंजनावाद का प्रेरणा स्रोत अगर पूछता है, तो क्या सही करेंगे आप लोग? आप प्रेरणा स्रोत इसके कौन से होंगे? इसके होंगे वैन गॉग। कौन है? वैन गॉग। वैन गॉग किस वाद से संबंधित है? उत्तर प्रभाववाद से। अगर यहीं पे पूछता है कि अभिव्यक्तिवाद का प्रणेता कौन है, यानी अभिव्यक्तिवाद का प्रणेता कौन है, तो आप क्या बताएंगे? होंगे आपके एडवर्ड मुंक। कौन होंगे? एडवर्ड मुंक होंगे। तो ये आपका अभिव्यंजनावाद कब आया? 1905 से 1906 के मध्य। तो कहाँ पे हुआ इसका उदय? तो ये आपके हुआ था जर्मनी में हुआ था। उसके बाद किस सन में हुआ था? 1905 से 6 के मध्य में। प्रेरणा स्रोत कौन है? वैन गॉग। और प्रणेता कौन है? तो एडवर्ड मुंक है। उसके बाद देखिए फिर आपका क्या आता है? सरेलिज्म। सरेलिज्म को क्या कहते हैं? आप लोग बताएंगे सरेलिज्म को क्या कहते हैं आपके? सरेलिज्म आपका कब प्रारंभ हुआ था? तो सरेलिज्म जो है आपका अत्यथार्थवाद, अर्थात आपका 1924 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सरेलिज्म जो था इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अत्यथार्थवाद। क्या कहते हैं? अति यथार्थवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अत्यथार्थवाद। और इसका प्रारंभ अत्यथार्थवाद का कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था 1924 ईस्वी। और कहाँ पे हुआ था? तो ये भी आपके पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसके प्रणेता कौन है या फिर इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक जो हैं वो कौन है? तो आपके सल्वाडोर डाली हैं। कौन है? सल्वाडोर डाली हैं। या फिर इनका प्रमुख चित्र कौन सा था? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी था। इसका घोषणा पत्र किसने लिखा था यथार्थवाद का? तो वो आपके आंद्रे वेतन होंगे, जो कि कवि कहलाते हैं। तो चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? आपका आता है फ्यूचरिज्म। क्या आता है? फ्यूचरिज्म। और फ्यूचरिज्म को हम क्या कहते हैं? भविष्यवाद कहते हैं। फ्यूचरिज्म को क्या कहते हैं आप? भविष्यवाद कहते हैं। और भविष्यवाद का जो उदय हुआ था, भविष्यवाद कहते हैं। और भविष्यवाद का उदय जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? देखते हैं। 1909 से 1910 के मध्य हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये आपके इटली में हुआ था। इटली में हुआ था। अगर पूछा जाता है भविष्यवाद का संस्थापक कौन है, तो संस्थापक आपके मारिनेत्ती होंगे। कौन होंगे? मारिनेत्ती होंगे। जो कि मारिनेत्ती कौन थे? एक कवि थे। मारिनेत्ती कौन थे? एक कवि थे। और इनका भविष्यवाद हो गया आपका सुरीलवाद, सर्वोच्चवाद, संरचनावाद, जितने भी ये वाद हैं इधर, ये सारे यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। नुओ आर्ट हो गया, नावी आर्ट हो गया, ये सारे क्वेश्चन आप इसमें अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो इसमें आपका वेस्टर्न पढ़ेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तो स्टडी तो सब कोई करते हैं, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके लिए कि हम सही डायरेक्शन में जाएं, तभी हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप विजुअल आर्ट में देखिए, समकालीन और आधुनिक आप चाहे जितना पढ़ लेंगे, बट आपका नेट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो वेस्टर्न आर्ट से आते हैं। तो आपको वेस्टर्न आर्ट अच्छे से देख कर जाना होगा, उस पर अपनी अच्छी सी पकड़ बनानी होगी। आप आधुनिक और समकालीन ना भी पढ़ेंगे तो आपका उतना नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ही वो देता है। और सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके वेस्टर्न आर्ट से ही संबंधित होते हैं। तो आप वेस्टर्न आर्ट को अच्छे से पढ़िए। तो उसमें देखा जा रहा है। फिर उसके बाद आपका कौन सा वाद आता है? फ्यूचरिज्म के बाद आपका आता है दादाइज्म। दादाइज्म को क्या कहते हैं? दादावाद। क्या कहते हैं? दादावाद कहते हैं। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। दादावाद का प्रारंभ जो हुआ था वो किस सन में हुआ था? कि हुआ था आपके 1916 से 1922 के मध्य हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये आपके जर्मनी में हुआ था। इसका उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि दादावाद यानी इसमें जर्मनी में क्या हुआ था? इसका जर्मनी में ये अपने किस में पहुंची थी? चरम पे पहुंचा था। ये वाद जो था जर्मनी में अपने चरम पे पहुंचा था। लेकिन इसका उदय कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इसका उदय? तो ये आपके स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड में हुआ था।
स्विट्जरलैंड में क्या हुआ था, उदय हुआ था। और चरम पे कहाँ पे पहुंचा था, आपके जर्मनी में पहुंचा था। और कब हुआ था, 1916 से 1922 के मध्य हुआ था। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक भी आपके मार्सेल धुनसा थे, अर्थात जिनको मार्सेल डुचैम्प भी कहते हैं। और इनका प्रसिद्ध चित्र लुहूक था। लुहूक कौन सा चित्र था, इन्होंने क्या किया था, विंची द्वारा कृत जो मोनालिसा थी उसमें उन्होंने दाढ़ी मूछ बना दिया था और उसका नाम क्या रख दिया था, लुहूक रख दिया था, जो कि 1919 में बनाया गया चित्र था। किस सन में, 1919 में बनाया गया चित्र था। तो चलिए देखते हैं फिर ये इसमें कथन, ये कारण भी आपका क्या हुआ, सही हुआ, क्योंकि घनवाद आपका 1905 से 1907 से कब तक चलता है आपका घनवाद जो है, ये 25 तक चलता है। और इसमें फिर आप देखेंगे एक्सप्रेशनिज्म और सरलिज्म, फ्यूचरिज्म, दादाइज्म इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो इस कथन और कारण इसमें क्या होगा, आपका सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे है सर्वरी राज चौधरी को जाना जाता है, यानी कि सर्वरी राज चौधरी आपके एक मूर्तिकार हैं, उनको किस लिए जाना जाता है, उनकी प्रसिद्धि किस कारण से है। पहला है बड़े कंपोजिशन के लिए, दूसरा है पत्थर शिल्प के लिए, तीसरा है पोर्ट्रेचर के लिए, चौथा है फाइबर ग्लास के शिल्प के लिए। तो आपके सर्वरी राज चौधरी जो थे वो किसके लिए फेमस है, पूछा जा रहा है। तो बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोगों को बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, अर्थात ये किसके लिए फेमस है, पत्थर के शिल्प के लिए फेमस है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। कला आंदोलन को अनुक्रमिक स्थिति के अनुसार ठीक क्रम को बताएं, यानी कि जो भी कलाकार दिए गए हैं वो किस वाद से संबंधित हैं और वो वाद कब कब आया है, उनको आप सीक्वेंस से लगाएंगे, अर्थात इसमें जो भी कलाकार दिए गए इनके जन्म वर्ष के अकॉर्डिंग इनको सेट करना है, सीक्वेंस में लगाना है। तो इसमें देखते हैं पहले आपके मातिस हैं, फिर रोतैको हैं, मातिस अर्थात मातिस मातिस मातिस। तो इसमें तो ये तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले कौन होंगे, आपके मातिस होंगे। और मातिस का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था, 1869 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखते हैं फिर रोथैको, रोथैको का कब हुआ था, 1903 में हुआ था एंडी वॉरहोल का, 1928 में मोन्द्रियान का 1872, अर्थात 1869 के बाद 72। तो इसमें कौन सा होगा, 1872। 1872 में कौन हुए थे, आपके मोन्द्रियान हुए थे। ये मातिस हो गए, ये आपके मोन्द्रियान हो गए, ये नॉन लचीलावाद से संबंधित कलाकार हैं। 1872 में फिर रोथैको आपके किस सन में हुए, 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में कौन हो गए आपके, रोथैको, ये इनको रंग क्षेत्रीय कलाकार भी कहा जाता है। उसके बाद फिर एंडी वॉरहोल, एंडी वॉरहोल का जन्म कब हुआ था, 1928 ईस्वी में हुआ था। एंडी वॉरहोल जो थे वो आपका, इनका जन्म कब हुआ था, 1928 में हुआ था। और ये दोनों किस वाद से संबंधित थे, ये पॉप आर्ट से संबंधित थे, जिसका जन्म कब कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। पॉप आर्ट का जन्म जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन वही भी पूछा जाता है पॉप आर्ट को प्रसिद्धि कहाँ मिली, तो वो मिली थी अमेरिका में। कहाँ पे मिली थी, अमेरिका में मिली थी। ये दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था इसमें पूछा गया था पॉप आर्ट को प्रसिद्धि कहाँ पे मिली थी, तो वो अमेरिका में मिली थी। तो इसमें सीक्वेंस के अनुसार कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट ऑप्शन बताएंगे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, राइट ऑप्शन 2 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें अंबा जी के नर्म मार्बल के कारण दिलवाड़ा मंदिर की नक्काशी बड़ी बारीकी से की गई है। फिर कारण क्या है, जैनवाद का होने के कारण दिलवाड़ा मंदिर की नक्काशी बड़ी बारीकी से की गई है। आपका दिलवाड़ा मंदिर जो है वो 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है, 5 मंदिरों का समूह है। इसमें ही लुअर शाही या फिर बिमल शाही, ये सारे मंदिर जो आते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इस मंदिर की नक्काशी जो है वो बड़ी बारीकी से की गई है नर्म मार्बल के कारण। तो आपका इसका कथन भी क्या है, सही है। और दूसरा है फिर जैनवाद का होने के कारण दिलवाड़ा मंदिर की नक्काशी बड़ी बारीकी से की गई है। तो ये भी कारण भी आपका सही होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ए और आर। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों ठीक है, फिर ए ठीक है और आर ठीक नहीं है, फिर ए ठीक है और आर आंशिक ठीक है, ए और आर दोनों ठीक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात ए और आर दोनों ही सही हैं। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा।
पूछा जा रहा है धनराज भगत ने काम किया है, यानी आपके धनराज भगत जो थे वो किस शिल्प से संबंधित या किस ग्रुप से संबंधित कलाकार थे, तो वो दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित थे। किससे? दिल्ली शिल्पी चक्र से। देखिए भारत विभाजन के बाद हमारे कुछ कलाकार जो थे वो पाकिस्तान में जो विभाजित हुआ था तो वो पाकिस्तान में चले गए थे, तो वहाँ से आने के यानी जो भी कलाकार विस्थापित हो चुके थे वो यहाँ आने के बाद किससे जुड़ जाते हैं? वो दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़ जाते हैं। तो उसी के एक कलाकार हैं आपके धनराज भगत। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उन्होंने किसमें काम किया था या फिर उनका माध्यम क्या था। तो पहला है सिर्फ पत्थर में, फिर दूसरा है मिक्स मीडिया में, तीसरा है सिर्फ लकड़ी, चौथा है सिर्फ लोहा। तो आपके धनराज भगत जो थे उसमें पूछा जा रहा है कि उनका माध्यम क्या था। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा बताएंगे आप लोग? राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इन्होंने किस में काम किया था? मिक्स मीडिया में काम किया था। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। 7वां है क्वेश्चन है नीचे दी गई 2 सूचियों के मुद्रण सिद्धांतों एवं उनके औजार अर्थात तरीके दिए गए हैं और सही सूची को कोड से बताएं, यानी कि सुमेल करने के लिए दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इसमें सुमेल करना है आपको। पहला क्या है? वुडकट है, फिर ऑफसेट प्रिंटिंग है, फिर है आपका ऑफसेट प्रिंटिंग है, फिर ग्रेव व्यू है। इधर रील पेपर फीडिंग, इनडायरेक्ट प्रिंटिंग, डायरेक्ट ब्लेड, डॉक्टर ब्लेड या फिर ब्यूरिन, यानी कि इसे बारेन या ब्यूरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारेन या ब्यूरिन होगा। तो वुडकट किससे संबंधित होगा आपका? वुडकट में ये होगा आपका ब्यूरिन से संबंधित। वुडकट जो किया जाता है वो ब्यूरिन से संबंधित होता है। ब्यूरिन एक औजार होता है, एक तकनीकी होती है, उसी के से हम वुडकट को यानी लकड़ी को काटते हैं। तो क्या होता है ये वुडकट आपका किससे है? तो ब्यूरिन से होगा। तो इसमें देखते हैं पहले का इसमें कौन सा? पहले का चौथा है। तो पहले का देखिए, ये देखिए आपका पहले ही ऑप्शन में क्या है? पहले का चौथा। अगर इस सुमेल वाले करने वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें 1-2 आंसर भी आपको आते रहते हैं तो उससे आप पूरे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो ब्यूरिन इसमें देखिए दूसरा कहीं और दिया ही नहीं गया है चौथा नंबर। तो चौथा किससे है? ये सही हुआ आपका ब्यूरिन। फिर वेब ऑफ सेट प्रिंटिंग क्या है? ये है आपका इनडायरेक्ट प्रिंटिंग, अर्थात क्या है? ये अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रणाली, अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रणाली। उसके बाद है फिर आपका ऑफसेट प्रिंटिंग, ये रील पेपर फीडिंग से होगा। फिर ग्रेव व्यू किससे होगा? आपके डॉक्टर ब्लेड होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गोयर्निका का सृष्टिकर्ता अर्थात गोयर्निका जो चित्र बना था उसका प्रारंभकर्ता कौन है? इसमें पूछा जा रहा है गोयर्निका का प्रारंभकर्ता कौन है। तो गोयर्निका बताएंगे किसका चित्र है। इसमें देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला है आपके रेनवा है, फिर लोत्रेक है, फिर गोंगवा है, फिर आपके कौन है? पिकासो है। तो पूछा जा रहा है कि गोयर्निका किसका चित्र है। तो बताइए आप लोग कौन सा राइट ऑप्शन होगा? राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात आपके पिकासो होंगे। पिकासो का ये एक फेमस चित्र है, गोयर्निका जो है ये फेमस चित्र है। अब देखते हैं गोयर्निका के बारे में कुछ जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो गोयर्निका आपका किस सन में बना था? तो ये 1937 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1937 ईस्वी में बना था। और इसका माध्यम क्या था? ये फिर ये हाँ इसका माध्यम क्या था? गोयर्निका का माध्यम जो था वो क्या था? म्यूरल पेंटिंग ऑयल ऑन कैनवास था। ऑयल ऑन कैनवास था, म्यूरल पेंटिंग ऑयल ऑन कैनवास था। अगर वहीं पे गोयर्निका की माप पूछी जाती है, गोयर्निका की माप क्या थी? तो क्या बताएंगे? 11.5 से 25.5 फीट था। इसकी माप क्या थी? 11.5 से 25.5 फीट थी। और वहीं पे पूछा जा रहा है ये गोयर्निका किस रंग की टोन में था? आपका जैसे मोनालिसा है, मोनालिसा किस रंग की टोन में था? वो लाल रंग की टोन में था। अगर वहीं पे ये पूछा जाता है तान या टोन में है तो क्या बताएंगे आप? नीले रंग की टोन में है। किस रंग के? नीले रंग की टोन में है। और वहीं पे गोयर्निका में क्या ये बिल्कुल पूर्णतः जो था वो प्रतीकात्मक चित्र था। क्या था? पूर्णतः जो था वो प्रतीकात्मक चित्र था। और गोयर्निका आपके किससे संबंधित था? इसमें अति यथार्थवाद और घनवाद का ये क्या था? मिश्रित रूप था। अति यथार्थवाद और घनवाद का क्या था? ये मिश्रित रूप था गोयर्निका जो था।
और गोयनिका में क्या प्रदर्शित किया गया था, तो ये जर्मन तानाशाही लोग जो थे, ये गोयनिका जो था उसी के क्या बोलते हैं, स्पेन के समीपवर्ती एक गांव था, स्पेन से लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र था उसका, जिस पे जर्मन तानाशाहियों द्वारा आक्रमण किया गया था। और इस गोयनिका में ये दर्शित किया गया था, जगह जगह जैसे ही आक्रमण हुआ था तो वहाँ बिलखते हुए चिल्लाती हुई महिला थी, बैल था इत्यादि, जितने भी वहाँ पे उस युद्ध से या फिर उस आक्रमण से जो भी वहाँ पे नुकसान हुआ था, उसी चीज़ों को इन्होंने उसी अपने इसमें चित्र में प्रदर्शित किया है। पिकासो ने क्या किया है, अपने चित्र में उसे उतारा है। तो इसमें कौन सा इसमें सही होगा, आपके पाब्लो पिकासो होंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपके इतने सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, एक क्वेश्चन से आपके यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर रेनवा कौन है। रेनवा आपके किस वा से संबंधित हैं, रेनवा आपके किस वा से संबंधित हैं, तो ये आपके प्रभाव वा से संबंधित हैं। किस वा से संबंधित हैं, आपके प्रभाव वा से संबंधित हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, तो ये 1841 ईस्वी में हुआ था। फिर आपके लोत्रेक हैं, लोत्रेक भी आपके किस वा से संबंधित हैं, ये भी आपके प्रभाव वा से संबंधित कलाकार हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 1864 ईस्वी में हुआ था। और लोत्रेक का बहुत फेमस चित्र है, यानी पोस्टर चित्र बनाते थे इनका, जैसे मूले रूज हुआ, या फिर जॉन एवरिल हुआ, फिर डांसिंग चॉकलेट हुआ, चॉकलेट डांसिंग हुआ। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये पोस्टर चित्र हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उस बार तो आया था दिसंबर 2022 में आया था जॉन एवरिल इनका पोस्टर जो था वो दे दिया गया था कि किस मतलब पोस्टर दे के पूछा गया था किसका चित्र है, कब मतलब उसी से रिलेटेड कहाँ पे है, किसने बनाया, किस वा से संबंधित है, कब बना, ये सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे। तो लोत्रेक के आप जितने भी चित्र हैं वो बहुत अच्छे से पोस्टर चित्र हैं, या लोत्रेक ही नहीं है, आपके जितने भी कलाकार हैं इन सबको आप देखकर जाएंगे। बहुत यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब ट्रेंड में आ गया है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा एनटीए पुटअप करता है। उसके बाद देखिए फिर आपका गोंगवा है। गोंगवा किस वा से संबंधित है, ये उत्तर प्रभाव वा से संबंधित है। किस वा से संबंधित है, उत्तर प्रभाव वा से संबंधित हैं। उसके बाद आपके पिकासो जो है ये घनवा से है ही हैं। इनका संबंध किससे है, घनवाद से है। इनको घनवाद का पिता भी कहा जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। फिर चलिए देखते हैं इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी अर्थात पिकासो है, राइट ऑप्शन पिकासो। फिर चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। 9वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में से प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के तत्वों को क्रम से लगाएं। यानी नीचे कुछ दिया गया हुआ है, उसको क्या करना है, आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो इसमें पहला है ध्यान, इच्छा, अभिरुचि, क्रिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, कौन सा होगा, पहले आएगा, पहले आपका इच्छा आएगा। क्या आएगा, इच्छा आएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका, देखते हैं। फिर अगर किसी कार्य को करने के प्रति आपके अंदर पहले इच्छा जागृत होती है, तब फिर क्या करते हैं, आप क्रिया करते हैं। तत्पश्चात उसके बाद देखते हैं फिर क्या करते हैं, उसमें आप अच्छे से ध्यान लगाते हैं, और जब ध्यान लगाते हैं तो तत्पश्चात आपके अंदर रुचि उत्पन्न होती है। इसमें कौन सा पहला होगा, पहला इसमें होगा इच्छा होगा। इच्छा नंबर यानी 2 ऑप्शन कहाँ पे है, 2 में। देखिए राइट ऑप्शन कौन सा है, इसमें 2 है। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक प्रकाशक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो क्लाइंट और एजेंसी के बीच कड़ी का काम करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें है पहला ऑप्शन आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, दूसरा है अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, फिर आपका तीसरा है चीफ एग्जीक्यूटिव है, फिर चौथा है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। तो इसमें एक प्रकाशक एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होती है, विज्ञापन से संबंधित क्वेश्चन है, उसमें क्लाइंट और एजेंसी के बीच जो कड़ी का काम करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं इसमें आप बताएंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कौन सा होगा, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सही होगा। फिर चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, पीलू पोच खाने वाला किन सामग्रियों के मेल से शिल्प बनाती थी। पहले आप देखिए, पीलू पोच खाने वाला एक महिला मूर्तिकार थी। क्या थी, एक महिला मूर्तिकार थी आपकी।
महिला मूर्तिकार थी। और पूछा जा रहा है इनका माध्यम जो था वो क्या था। तो पहला है ऑप्शन पत्थर और एल्युमिनियम है, पत्थर प्लास्टिक और पेपर, फिर पत्थर और लकड़ी, फिर लकड़ी और लोहा है। तो इसमें पीलू पोस्कान वाले का पूछा जा रहा है कि इनका माध्यम कौन सा होगा। तो इनका कौन सा माध्यम होगा आप लोग बताएंगे। तो इनका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, पत्थर एवं एल्युमिनियम के लिए। पीलू पोस्काने वाला जो फेमस थी वो एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध थी, अर्थात पत्थर एवं एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध थी। फिर चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कथन और कारण का है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है एक्रेलिक रंगों के गुणों ने चित्रकारों की चित्रकला में मूलतः परिवर्तन किया है। फिर कारण कथन, हाँ यहाँ पे कारण होना चाहिए था, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। फिर देखिए इसमें एक्रेलिक रंग पानी में घुलने और शायद प्रारंभ में तेल से पतले कर सकते थे। तो इसमें एक्रेलिक रंग जो हैं के गुणों ने चित्रकारों की चित्रकला में मूलतः परिवर्तन ला दिया है। तो कथन आपका क्या है, सही है। फिर एक्रेलिक रंग पानी में घुलने वाले और शायद प्रारंभ में तेल से पतले कर सकते थे। इसमें क्या है, ये पूर्णतया तो नहीं सही है बट आपका आंशिक रूप से ये कथन सही है। इसमें देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा सही होगा, 3 सही होगा, अर्थात ए ठीक है पर आर क्या है, आंशिक रूप से ठीक है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रांतिपूर्ण छपे आकार दोहगाना और एक हिस्से को साफ और दूसरे हिस्से को कम सुस्पष्ट दिखाने की विधि। यानी कि ये विधि जो भ्रांतिपूर्ण छपे अक्षर आकार दोहगाना और एक हिस्से को साफ और दूसरे को धुंधला दिखाना है, दूसरे हिस्से को कम सुस्पष्ट दिखाने की विधि जो है वो क्या कहलाती है। तो पहला है आपका घोस्टिंग है, दूसरा है ट्रांसपेरेंस है, तीसरा है ट्रांसलूसेंट है, चौथा है आपका रिफ्लेक्शन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है पुनर्जागरण के समय की ड्राइंग बनाने की प्रचलित तकनीकी। यानी पुनर्जागरण के समय ड्राइंग बनाने की प्रचलित तकनीकी जो थी वो क्या है। पहला ऑप्शन है आपका चारकोल, फिर सिल्वर पॉइंट, उसके बाद ड्राई पॉइंट, फिर चौथा है आपका पेस्टल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग बताइए। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में ड्राइंग करने के लिए शिला चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग होता था, चारकोल का अर्थात गेरू का प्रयोग होता था। लेकिन पुनर्जागरण के समय किसका प्रयोग हो रहा है, तो ये होगा आपका पेस्टल का। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 15वां नंबर। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। सिरे पर्दू के अनुवाद होने से इसका अर्थात सिरे पर्दू जो है वो आपकी एक मूर्तिकला विधा है, अर्थात मूर्त बनाने की एक विधा है। तो इसमें पूछा जा रहा है किससे संबंधित है, फायर क्ले से, सेटिंग ऑफ सीमेंट से, लास्ट वैक्स प्रोसेस से, फिर रनर की स्थिति से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, सिरे पर्दू किससे संबंधित है आपके बताएंगे किससे संबंधित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, लास्ट वैक्स प्रोसेस। कौन सा है, लास्ट वैक्स प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों आज हमारा ये 15 क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट होती है। तो आपकी जो भी कमेंट होंगे या फिर जो भी रिव्यू होंगे आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशनल का काम करेंगे और मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने कंटेंट को और अच्छा बनाने का प्रयास करूँगी। तो जो भी गलतियाँ हुई हों या फिर जो भी आपको इसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी आप लोग बताइएगा, या फिर और भी सीरीज़ को मैं आगे और भी बढ़ाऊँगी क्वेश्चन को, क्योंकि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आ रहा है वैसे वैसे हम पूरा 2004 से 2023 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आपके जो भी कमेंट होंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।